इंडिविजुअल मेटलर्जी में सबसे इम्पॉर्टेंट आयरन एंड कॉपर। अब जल्दी से छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं, जिंक वगैरह, इनकी बातें कर लेते हैं। तो थर्ड थिंग इज जिंक। डायरेक्ट फ्लो चार्ट देखते हैं, है ना। तो जिंक की जो ओर होती है बेसिकली ZnS वगैरह यूज़ करते हैं मेनली, मेनली ZnS यूज़ करते हैं। अब क्रशिंग ग्राइंडिंग तो भैया कॉमन ही है, हर जगह ही होना है। पल्वराइजेशन, है ना। कंसंट्रेशन सल्फाइड ओर है अगर तो फ्लोटेशन कर लेंगे और फिर बाद में उसके रोस्टिंग कर लेंगे, है ना। रोस्टिंग कर लिया, फिर ZnS है। ZnS को जिंक के लिए आप कार्बन रिडक्शन यूज़ कर सकते हो। ZnS के लिए डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन कर लो, मोल्टन स्टेट में स्मेल्टिंग हो जाएगी। और फिर Zn के लिए आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हो। Zn के लिए यू यूज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसलिए Zn में कोई ऐसा बहुत दम नहीं है और बहुत क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। बट आप नॉलेज में होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, सब कुछ स्पेसिफिक तो है नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, जिंक के यूजेस क्या है भैया? जिंक के यूजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय सच एज ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें के आता है। सॉरी भाई, ये सही लिखा था, ये यहाँ के आएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बाय साइन। और एक गजब, तो जब साइनाइड प्रोसेस अपने यूज़ करी थी तो AgCN होल ट्वाइस माइनस बना था, तो वहाँ पे ZnA डाला था बाद में। फिर तो ऐसे तो पार्क प्रोसेस में भी यूज़ करा था। इन ड्राई सेल फॉर मेकिंग कैथोड कंटेनर। अरे भाई सब का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई है ना। ZnCu कपल, ZnHg अमलगम, ZnHg अमलगम यूज़ करते हैं कई बार। और Zn डस्ट तो किसी बहुत बार रिएक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डीहेलोजिनेशन में विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, Zn डस्ट डालते हैं, ZnH2 निकल के अल्कीन बनता है ना। इवन अल्काइल हैलाइड में भी ZnHCl डालते हो तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाते हैं, वो भी रिएक्शन है। तो और ZnHg के अमलगम सब चीज़ें काम आती हैं, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ जिंक आर यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। हाँ, ये 10th क्लास में था, आई थिंक सो। जिंक इज डिपॉजिटेड ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। बता तो यहाँ भी सकते हैं बट यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं फोर्थ, सिल्वर पे, Ag पे। सिल्वर की जो ओर है वो होती है अर्जेंटाइट, Ag2S। सल्फाइड ओर है तो फ्लोटेशन कर दो, फिर रोस्टिंग कर दो, है ना। रोस्टिंग के बाद यहाँ पे फिर केमिकल लीचिंग होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने रोस्टिंग के बाद केमिकल लीचिंग जो 25 बार ऑलरेडी बढ़ चुके हैं अपन अब तक, आई थिंक सो, है ना, कि भैया साइनाइड करवा दो, साइनाइड डाल दो एयर के साथ, साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसमें फिर जिंक डाल देना, तो जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना देगा और Ag निकल जाएगा, है ना। तो पहले साइनाइडेशन प्रोसेस, दैट इज केमिकल लीचिंग, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, और फिर उसके बाद जिंक के साथ मेटल डिस्प्लेसमेंट करा दो तो आपका सिल्वर बन गया। अब जो सिल्वर बना है वो वैसे तो काफ़ी अच्छी प्योरिटी का है, बट अगर और प्योरिटी चाहिए तो फिर आप AgNO3 के साथ उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो, ठीक है। कुपलेशन भी करा सकते हैं। कुपलेशन जो बेसिकली होता है ना, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर इनके लिए होता है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कुपलेशन, ओके। पार्क एंड पटिंसन प्रोसेस, पार्क और पटिंसन तो बढ़ चुका है ना, डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड होती है पार्क, और पटिंसन इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। आई एम सेइंग पटिंसन प्रोसेस इज नॉट इन NCERT, ठीक है। तो फिर से वही है कि भाई Ag और Pb को अलग करने के तरीके हैं। पार्क में जिंक यूज़ करते हैं और पोटेंशियल में आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। प्योरिफिकेशन या तो आप कुपलेशन करा लो या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा लो, है ना। ये कुपल लेते हैं, ठीक है, उसमें एयर पास करते हैं, हवा के झोंके, चीज़ें थोड़ी अलग होती है, बहुत मतलब है नहीं। सिल्वर ऑर्नामेंट वगैरह में यूज़ होता है, कंडक्टिविटी अच्छी होती है, वायर होता है, बढ़िया मेटल होता है, हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल, भाई साहब मेटल है तो हो गई सही, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। स्पिटिंग, क्या बात है, गजब, क्या बात है, ठीक है। O2 को एब्जॉर्ब कर लेता, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये थोड़ा फास्ट ही रख रहा हूँ क्योंकि इज़ नॉट, आप NCERT पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि मैं सब चीज़ें फास्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है। एक बार डेफिनेटली, बट प्लीज़ एक बार डेफिनेटली NCERT पढ़िएगा, नहीं सर हम तो जो एडवांस एस्पिरेंट है, अबे तो एडवांस में भी ये चैप्टर्स NCERT से ही आएंगे। मेटलर्जी, S ब्लॉक, P ब्लॉक, DNF ब्लॉक, ये चैप्टर्स NCERT से ही आएंगे। बाकी ऑर्गेनिक, फिजिकल, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन ये बाहर से आ सकता है और आता ही है, बट ये चैप्टर्स में आपको जितना हम बातें चल रही हैं, जितना आपको कंटेंट मिल रहा है, उसके बाद प्लीज़ कवर NCERT वंस एंड प्रीवियस ईयर डेफिनेटली। PB की जो और यूज़ होती है वो होती है PBS गैलेना, PBS गैलेना, फिर से सल्फाइड हो रहा है भाई, फिर से फ्लोटेशन करा दो, रोस्टिंग करा लो, है ना। और PBS जो है फिर से आप आयरन का ऑक्साइड जब बन जाएगा, सॉरी लेड का,
फिर यू कैन यूज़ कार्बन रिडक्शन एंड सेल्फ रिडक्शन। पीवी के लिए कार्बन और सेल्फ रिडक्शन आप दोनों यूज़ करते हो। फिर आप उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा देना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करवा देना, PbSAF4 वाली, PbSAF6 वाली रिएक्शन, है ना। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना। एल्यूमिनियम की जो ओर है, बॉक्साइड से एल्यूमिना बनाते हो, फिर हॉल हेराल्ड करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हॉल हेराल्ड, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, हुप्स प्रोसेस। हॉल हेराल्ड के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में है, उल्टे कंगे दे रखे हैं एनसीईआरटी में। हुप्स के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम की जो मेन ओर होती हैं वो Al2O3 वगैरह होती हैं, ठीक है। ऑक्साइड ओर है तो डायरेक्ट आप ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन ये सब करवा दो, फ्लोटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्साइड ओर है तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो आप कैल्सिनेशन कराओगे नहीं होते ऑक्सीजन ऑलरेडी, तो आप रोस्टिंग कराते, है ना। कैल्सिनेशन कराएंगे मेनली। और कैल्सिनेशन के बाद भैया एल्यूमिनियम के बारे में तो आपको पता ही होगा, एल्यूमिनियम की केमिकल लीचिंग होती है, बेयर्स, हॉल्स एंड सरपेक्स प्रोसेस, सही है ना। बेयर्स प्रोसेस, हॉल प्रोसेस एंड सरपेक्स प्रोसेस। बेयर प्रोसेस एंड हॉल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर व्हाट? इज यूज्ड फॉर रेड एल्यूमिनियम एंड सरपेक्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर वाइट एल्यूमिनियम। मतलब वाइट एल्यूमिनियम सरपेक्स प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन परसेंटेज ऑफ SiO2 इज मोर देन परसेंटेज ऑफ Fe2O3, है ना। जब सिलिका का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो वाइट एल्यूमिनियम के लिए सरपेक्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, और जब परसेंटेज ऑफ Fe2O3 ज़्यादा होता है परसेंटेज ऑफ SiO2 से, है ना, तो इन केसेस में आप बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस यूज़ करते हो, ठीक है। क्योंकि इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम में अगर आयरन की इम्प्योरिटी है तो बेयर्स प्रोसेस में वी हैव टोल्ड कि आप NaOH डालते हो, याद हो तो, है ना। क्योंकि NaOH इज अ बेस एंड एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो NaOH जो बेस है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर लेता है, बट NaOH जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट एल्यूमिनियम की जो चीज़ें हैं वो एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर लेता है, Fe2O3 नहीं कर पाता है, तो फिर वो अलग हो जाते हैं। सिमिलरली हॉल्स में इंस्टेड ऑफ NaOH वी यूज Na2CO3 एज अ बेस, सेम कहानी है। Na2CO3 बेस है, Fe2O3 रिएक्ट नहीं कर पाता है, Al2O3 बीइंग एम्फोटेरिक रिएक्ट्स। सरपेक्स प्रोसेस में आप कार्बन और नाइट्रोजन पास करते हो और आप नाइट्राइड्स बनवाते हो। नाइट्राइड, सिलिकॉन की इम्प्योरिटी मेजर रहती है तो आप नाइट्राइड बनवाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। ऑल्दो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट हॉल्स एंड सरपेक्स प्रोसेस आर नॉट इन लेटेस्ट एनसीईआरटी, मतलब अभी जो एनसीईआरटी चल रही हैं उनमें हॉल्स एंड सरपेक्स नहीं है। बेयर्स इज इम्पॉर्टेंट एंड इज सिंपल, सभी सिंपल है, बट वही चीज़ है ना भाई, अब इतना सारा पढ़ोगे तो वर्थ नहीं रहेगा। तो बेयर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसका बार आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई कोई आपके मज़े ना ले ले, बस इतनी सी बात है। ओके, तो ऑक्साइड बन गया तो कैल्सिनेशन कर दो, और कैल्सिनेशन करने के बाद जो आपका एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इसके लिए आप कार्बन रिडक्शन, हाइड्रोजन रिडक्शन नहीं यूज़ करते हो, इसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ करते हो। भाई साहब निपटा ही देते तुम तो हमें, अरे भाई साहब, अरे कहाँ जा रहे हो रे, हाँ रुक जाना, अब रुक जाओ। तो एल्यूमिनियम के लिए आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ करते हो, है ना। हॉल हेराल्ड प्रोसेस पढ़ी थी, कैथोड एनोड वाली, ऐसा ऐसा उल्टा कंगा, हाँ सर हाँ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ गई रिफाइनिंग की तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा लेना वाया हुप्स प्रोसेस, ठीक है। हुप्स प्रोसेस के बारे में अगेन सही एनसीईआरटी में डिटेलिंग में नहीं है। एल्यूमिनियम की जो ओर है वो है बॉक्साइड, है ना। उसमें जो इम्प्योरिटी है वो है आयरन ऑक्साइड और सिलिका की, उसको हटाने के अलग अलग प्रोसेस हैं। बेयर्स एंड हॉल्स इज यूज्ड व्हेन Fe2O3 की मेजर इम्प्योरिटी है, और जब सिलिका S की ज़्यादा इम्प्योरिटी है तो आप सरपेक्स प्रोसेस यूज़ करते हो, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर दो और फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर दो, हॉल हेराल्ड एंड हुप्स, ठीक है भैया। क्या कितनी बार फ्लो चार्ट बनवाओगे? अच्छा, डिटेल वाला फ्लो चार्ट करोगे। तो बेयर्स रिडक्शन की बात करें तो NaOH में डालते हैं तो एज आई टोल्ड कि एल्यूमिनियम रिएक्ट कर लेता है, आयरन रिएक्ट नहीं कर पाता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, आयरन नहीं कर पाता है। फिर से हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्यूमिनियम ने अपना कार्यक्रम कर दिया, आयरन रह गया।
ठीक है। हॉल्स प्रोसेस में एज आई टोल्ड इंस्टेड ऑफ NaOH यूज Na2CO3, कार्यक्रम वही है, Na2CO3 बेस है, वही कार्यक्रम हुआ है, बट रिएक्शन थोड़ी सी अलग है, कार्यक्रम वही है। ठीक है। वेयर इज इन केस ऑफ सरपेक्स प्रोसेस आप कार्बन और नाइट्रोजन डालते हो, एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्राइड बना लेता है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स नाइट्राइड, जिसके फर्दर हाइड्रोलिसिस से अमोनिया और AlOH होल्थराइज बन जाएंगे। AlOH होल्थराइज का क्या जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट होता है, थिंक्स। ठीक है। और फिर क्या, बस बढ़िया। और क्या है ना, जो आपकी SiO2 की इम्प्योरिटी है उसने हाई टेम्परेचर में कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना लिया और CO2 उड़ गया, बन के तितली उड़ चला कहीं दूर। ठीक है। और AlOH होल्थराइज तो है ही से, इसने Al2O3 पर से बना लिया। सर आप इतना इसमें क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, चलो बस पता होना चाहिए, है ना। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट लिया था Na3, इलेक्ट्रोलाइट वाज Al2O3 प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंडरी आपका Na3LF6 और CF2 था, है ना। कैथोड और एनोड दोनों एक तरीके से कार्बन के ही थे, एक तरीके से, है ना। कैथोड पे कैटायन Al+3 आके एल्यूमिनियम बनाता है रिड्यूस होके, और एनोड पे O-2 जो है वो O2 बनाता है, और कार्बन का एनोड है, कार्बन और O2 मिलकर CO2 बना लेते हैं, इसलिए बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। द रूल ऑफ द यूज ऑफ Na3LF6 एंड CF2 इज 1 to lower down the fusion temperature, 2 to increase the conductivity of the solution। और फिर ये जो आपको एल्यूमिनियम मिला, ऑल्दो इट इज़ वेरी प्योर यार, 99.8, मतलब इट्स लाइक अब क्या भगवान से मिलोगे क्या, तुम्हें तो बहुत बढ़िया NiT मिल जाएगा। नहीं सर हमें तो भगवान से मिलना, तो ठीक है फिर आप हूप्स प्रोसेस कर लो, है ना, और फिर उसकी फर्दर रिफाइनिंग कर लो, 99.8 से 99.98 मिल जाएगा। भाई साहब अब इतने पे छोड़ दो, नहीं तो कल से पता पड़ा कि भाई एल्यूमिनियम डिटॉल से भी ज़्यादा प्योर हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, 99.9 इज गुड। ठीक है, ओके, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भैया? यूजफुल गैस अमोनिया इज इवॉल्व इन द लीचिंग ऑफ बॉक्साइड बाय सरपेक। हाँ, सरपेक में अमोनिया निकलती है, कोई डाउट ही नहीं है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, है ना। कंडक्टिविटी बढ़ाना, मेल्टिंग पॉइंट कम करना, विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन बढ़ाना। ठीक है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेफाइट जो है वो कोरोड हो जाता है, बार बार चेंज करवाना पड़ता है, रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। नो इलेक्ट्रॉड्स आर यूज। अच्छा, रिफाइनिंग में इलेक्ट्रॉड यूज नहीं करते। इन द हूप्स प्रोसेस द प्योर एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज कैथोड एंड मोल्टन इम्प्योर एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज एनोड। सीधी सी बात है। रिफाइनिंग में तो वैसे भी ऐसे ही होता है ना, मोल्टन जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड होता है, प्योर मेटल कैथोड होता है, स्ट्रिप होती है कैथोड।